जय हिंद साथियों। देखिए, आज हम बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक श्वसन तंत्र पढ़ने जा रहे हैं। इसके बारे में आज हम विस्तृत रूप से जानेंगे और श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, ये सारे अंगों को पढ़ेंगे। श्वसन तंत्र किन किन रास्ते से होकर गुजरता है, ये सारा डीपली आज जानेंगे। श्वसन तंत्र कैसे होता है, कितने समय में होता है, किस तरह से होता है, ये सब जानकारी आज की क्लास में हम विस्तृत रूप से करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो इतना समय वीडियो बनाने में लगता है, तो आपका इतना दायित्व तो है कम से कम उस वीडियो को देख तो लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, रिश्तेदारों को बताइए, शेयर कीजिए लोगों को, सब्सक्राइब बढ़ाइए। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन बनता है, तो उसमें अपना क्वेश्चन रख सकते हैं, जिसका जवाब हम जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसका नाम है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के बारे में आज हम जानेंगे डीपली तरीके से। तो चलिए देर न करते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, श्वसन होता क्या है? देखिए, श्वसन वह क्रिया है जिसमें जटिल पदार्थों का ऑक्सीकरण होकर सरल पदार्थों का निर्माण होता है और बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है, बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। देखिए, श्वसन से ये होता है कि जो जटिल पदार्थ होते हैं उनका ऑक्सीकरण होता है और उससे क्या होता है, सरल पदार्थों का निर्माण होता है और बहुत सारी ऊर्जा का निर्माण होता है। यही ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन किस तरह से होता है? देखिए, इस तरह से हम सांस लेते हैं। ये सांस इस रास्ते से होते हुए नसा द्वार से, नसा कपाट, नसा गुहा होते हुए, नासक रश्मि, कंठ होते हुए, श्वास नली होते हुए ये फेफड़ों में पहुंचता है और फेफड़े से ये ऑक्सीजन को वहीं छोड़ देता है और वहाँ से पुरानी CO2 उठाकर और इसी रास्ते से वापस लाकर बाहर निकाल देता है। इस पूरी प्रोसेस के लिए हम श्वसन तंत्र कहते हैं। चलिए आज जानते हैं श्वसन तंत्र के बारे में अच्छे से और डीपली तरह से। देखिए, श्वसन अंग। श्वसन अंग कौन कौन से हैं? देखिए, श्वसन अंग के बारे में पढ़ें तो श्वसन अंग कौन कौन से? नसिका या नासाद्वार। देखिए, ये वाला जो भाग है जहाँ से गैस, जो वायुमंडल में विद्यमान गैस है, जो भी वायुमंडल में गैसें हैं, वो सारी गैसें वायु हमारे नाक से इस रास्ते से, ये जो दो कपाट हैं, इन दोनों छेदों से सांस वायु अंदर को प्रवेश करती है। अब देखिए, ये नासिका या नासाद्वार, ये प्रत्येक मनुष्य के शरीर पर ये दो नासाद्वार, एक जोड़ी नासा छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के रास्ते से क्या होता है, सांस अंदर ली जाती है। क्या श्वसन का मुख्य अंग ये नासा छिद्र हो गए? नहीं, ये मुख्य अंग नहीं है, लेकिन श्वसन में सहायक हैं। वायुमंडल की जो वायु है वो इस नासा छिद्र के रास्ते से अंदर प्रवेश करती है। देखिए, इन छिद्रों के माध्यम से जब अंदर वायु प्रवेश करती है, फिर क्या होता है, नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं। कभी आपने देखा होगा नाक में बाल होते हैं, बुजुर्ग लोगों को कभी देखा होगा ऐसे पकड़ के ऐसे खींचते हुए। कायदे में इन बालों को नहीं खींचना चाहिए। हर चीज़ का अपना एक अलग ही उपयोग है। इन बालों का क्या काम है कि ये वायुमंडल से जो गैस आ रही है, जो वायु आ रही है, उन वायु के लिए छानने का काम करते हैं। ये वायुमंडल में जो धूल है, जीवाणु, बैक्टीरिया, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इन सबको क्या करते हैं, ये छान देते हैं। जैसे ही वायु अंदर जाती है, ये बहुत सारे कीट, जैसे ही वायु अंदर जाती है, ये जीवाणु हैं, बैक्टीरियाज हैं, धूलकण हैं, मिट्टी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे कीट होते हैं, ये इन बालों के रास्ते से रुक जाते हैं, इन बालों में टकरा कर रुक जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, देखिए, नासाद्वार के बाद ये होता है नासा गुहा। नासा गुहा क्या होती है? नासा गुहा, ये जो मोटी सी नाक की हड्डी दिख रही है, इस जगह होती है नासा गुहा। नासा गुहा में क्या होता है, ग्रंथियाँ होती हैं और इन ग्रंथियों से म्यूकस निकलता है।
ग्रंथियों को क्या कहते हैं? म्यूकस ग्रंथि कहते हैं। म्यूकस ग्रंथि, म्यूकस ग्रंथि या म्यूकस ग्लैंड कहते हैं। म्यूकस ग्लैंड कहते हैं। यही क्या होती हैं? ग्रंथियां होती हैं। और इन ग्रंथियों से क्या निकलता है? इन ग्रंथियों से म्यूकस निकलता है। इन ग्रंथियों से क्या निकलता है? म्यूकस। म्यूकस क्या होता है? आप इस तरह से नाक में उंगली डालेंगे और इस तरह से निकाल के इस तरह से अगर देखेंगे तो एक चिपचिपा पदार्थ होगा। वो चिपचिपा पदार्थ क्या होता है? वो होता है म्यूकस। आप इसे क्षेत्रीय भाषा में कुछ भी कहते हो, लेकिन साइंस की भाषा में उसे कहा जाता है म्यूकस। और वो म्यूकस, उस म्यूकस का क्या काम होता है? उस म्यूकस का काम होता है जिस तरह से नासाद्वार से गैस, वायु जो कुछ भी आया वो छनने के बाद प्योर होकर अंदर गई, उसमें भी थोड़े बहुत सूक्ष्म जीवाणु, बैक्टीरिया, सूक्ष्म धूल कण जो कुछ भी बचा वो जाने के बाद क्या होता है? इस म्यूकस से चिपक जाता है। इसके बाद फिल्टर होकर वो वायु अंदर प्रवेश करती है। म्यूकस एक दिन में स्वस्थ मनुष्य में 500 ग्राम म्यूकस बनता है। एक दिन में स्वस्थ मनुष्य में 500 ग्राम म्यूकस बनता है। इसके बाद आते हैं नासाग्रसनी पे। नासाग्रसनी क्या होता है? देखिए नासाग्रसनी के बारे में देखिए इस तरह से ये आई ग्रंथि। देखिए ये होता है। देखिए ये है नासा द्वार। इस नासा द्वार से वायु प्रवेश की और यहाँ पर छोटे छोटे बाल होते हैं और इन बालों से छलने के बाद वायु अंदर प्रवेश करती है और पहुँच जाती है नासा गुहा पर। नासा गुहा में क्या होता है? नासा गुहा में म्यूकस ग्लैंड होता है और यहाँ से म्यूकस निकलती है। उस म्यूकस में कुछ धूल कण चिपक जाते हैं। उसके बाद ये आती है यहाँ पर और इस जगह का नाम है नासाग्रसनी। अभी नासाग्रसनी क्या होता है? नासाग्रसनी में ऊपर से एक पाइप आ रहा होता है नाक की तरफ से और एक पाइप मुंह की तरफ से जाता है और ये दोनों पाइप मिल जाते हैं। आपने देखा होगा आप म्यूकस तो समझ गए। अगर तेजी से इस म्यूकस को ऊपर खींचता है आदमी इस तरह से, तो इस तालू के जो तालू है, इस तालू के पीछे एक जगह है, उस जगह पर ये म्यूकस इकट्ठा होता है। वो जगह है, उस जगह को कहते हैं नासाग्रसनी। इस जगह इकट्ठी होती है। अगर तेजी से गैस म्यूकस ऊपर को खींचेंगे, तालू के पीछे जिस जगह इकट्ठी होती है उसके लिए कहते हैं नासाग्रसनी। ठीक है, नासाग्रसनी। ये नासाग्रसनी मुंह से अटैच होती है,
तो कुछ लोगों को, बुजुर्ग लोगों को आपने देखा होगा कि वो इस तरह से म्यूकस को अंदर खींचते हैं, इस तरह से अंदर खींचते हैं और यहाँ से लेकर मुंह से निकल कर फेंक देते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम अगला देखते हैं कंठ। इसे कहते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है? देखिए यहाँ पर एक पत्तीनुमा रहती है। इसका क्या काम है? इसका काम ये है कि अगर हम भोजन करते हैं तो भोजन नली ये है, भोजन का पाइप ये आ रहा है और ये है विंड पाइप। इसका मतलब ये है श्वास नली। देखिए, ये है भोजन नली, ये है श्वास नली। अब क्या होता है, देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे खाना खा रहे होते हैं और यहाँ से 2 पाइप आते हैं, दोनों पाइप इस तरह से जॉइंट होते हैं और यहाँ पर एक ग्लोटिस होता है। ये ग्लोटिस क्या करता है, अगर हम भोजन करते हैं तो ये इधर से हटकर विंड पाइप को बंद कर लेता है, जिससे कि भोजन इस रास्ते होते हुए हमारे फेफड़ों की तरफ ना आ जाए। और जब हम भोजन करना बंद कर देते हैं तो ये ग्लोटिस भोजन वाली नली को बंद कर देता है और ये वाली जो श्वास नली है इसे खाली कर देता है। और ये जो ग्लोटिस को इधर उधर करने का सीन है, ये क्या करता है, हमारा दिमाग काम करता है। दिमाग का मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, दिमाग का मेडुला ऑब्लोंगेटा ये वाला भाग बताता है हमें कि हमें ये ग्लोटिस इस तरह गिराना चाहिए या इस तरह गिराना चाहिए। ये खुद ही करता रहता है, हम लोगों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कभी कभी खाना खाते टाइम हम क्या करते हैं, बातें करने लगते हैं या किसी के बारे में सोचने लगते हैं। तभी क्या होता है, अब भाई दिमाग तो एक ही है ना। अगर आप यहाँ पर खाना खाते टाइम खाने पे लगाओगे तो ये अपना अच्छे से वर्क करेगा। लेकिन आप खाना खाते टाइम किसी के बारे में सोच रहे हैं, बाबू ने खाना खाया है नहीं खाया है इस बारे में सोच रहे हैं, तो भाई वो तो अपना काम करना बंद कर देगा ना। फिर क्या होता है, जब इसने अपना काम करना बंद ही कर दिया तो इधर मुड़ा तो मुड़ा और बाई चांस हो सकता है ये इधर मुड़ गया और इसने ये फूड पाइप श्वास नली वाला रास्ता खाली छोड़ दिया। अब क्या होता है, खाने का छोटा सा टुकड़ा आया इधर और यहाँ आ गया। अब ये खाने का टुकड़ा इधर आया तो एकदम से संकेत पहुंचा कि फेफड़े की तरफ कोई खाने का टुकड़ा आ रहा है। और ये फेफड़ा कहता है कि अरे तू इधर क्यों आ रहा है भाई, यहाँ से निकल निकल निकल, तो यहाँ क्यों आ रहा है, तेरा तो कोई काम नहीं है। फिर ये इतनी तेजी से धचाक से मारता है कि खाने का टुकड़ा यहाँ से तो छोड़ो, कहीं मुंह से भी निकल सकता है, कभी कभी नाक से भी निकल सकता है। इसलिए कहते हैं कि खाना खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए या फिर किसी से कोई सोचना ना चाहिए। खाना खाते टाइम सिर्फ खाने के बारे में ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अब अच्छे से समझ गए कि या फिर हाँ, और कभी कभी क्या होता है, ये खाने का टुकड़ा या फिर बहुत कम मात्रा में पानी इस तरफ आ जाता है। फिर ये क्या करता है, इसे पता चलता है, फिर इसके पास मैसेज आता है कि आपकी नली में कोई आ रहा है। तो ये क्या करता है, इतनी तेज़ी से दबता है कि उसके लिए बाहर निकालने के लिए, और फिर इतनी तेज़ी से दबने के बाद इस तरह से होने लगता है। तभी तो कहते हैं कि पानी पी लो। पानी पीने से क्या होगा, ये अपने रास्ते से इस तरफ आ जाएगा। लेकिन कहते हैं कि आपको हिचकी आ रही है, आपको कोई याद कर रहा है। नहीं भाई, हिचकी आ रही है इसका मतलब कोई याद नहीं कर रहा है, बल्कि आप किसी को याद करके खाना नहीं खा रहे थे, इसलिए हिचकी आ रही है। इसलिए अपना ध्यान खाने पे लगाइए, समझ लीजिए आपको कोई याद ही नहीं करेगा, आपको हिचकी नहीं आएंगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे का। इसके बाद आता है कंठ।
हाँ, कंठ पढ़ लिया। इसके बाद आता है श्वास नली। अब भाई साहब, इसके बाद ये सांस यहाँ तक आती है, यहाँ पर। ये है हमारी श्वास नली। ये श्वास नली क्या है? अब देखिए, ये है भाई साहब हमारी श्वास नली, और इस श्वास नली में ये जो दिखाई दे रही है, ये होती है श्वास नली, यहाँ से यहाँ तक। अब ये श्वास नली क्या करती है? ये वो वाली जगह, ये वाली जगह इस जगह होती है, और ये जो हड्डी होती है स्टर्नम, ये जो पसलियाँ इस स्टर्नम से आकर जुड़ती हैं, ये जो पसलियाँ होती हैं वो स्टर्नम से आकर जुड़ती हैं। इसके पीछे की तरफ, इसके बीच में ये पाइप लगा हुआ होता है, श्वास नली का पाइप, और इस पाइप के और पास इस तरह से सी शेप में हड्डियां लगी हुई हैं, ये जो दिखाई दे रही हैं ना। तो कुदरत ने यहाँ पर हड्डियां लगा के भेजा है कि आप ज़्यादा नहीं तान सकते, वरना लोग इतना तान के देख लेंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगला आता है श्वास नली के बाद श्वसनिकाएँ। श्वसनिकाएँ क्या होती हैं? ये जो श्वास नली है, ये श्वास नली 2 भागों में बढ़ती है, इससे ही कहते हैं श्वसनिकाएँ। श्वसनिकाएँ क्या होता है? देखिए, ये जो हमारे फेफड़े होते हैं, ये फेफड़े, दायां फेफड़ा थोड़ा बड़ा होता है, बायां फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है। क्यों? क्योंकि ये है हार्ट, ये है हृदय, ये हृदय है, और ये हृदय थोड़ा बाईं तरफ को है। यह है हृदय, और आपको पता होगा हृदय बीचों बीच में नहीं होता है, थोड़ा बाईं ओर होता है। तो जितनी जगह ये हृदय घेर रहा है, उतनी जगह ये बाईं तरफ का फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है, इसलिए ये दायां फेफड़ा बड़ा होता है, बायां फेफड़ा छोटा होता है। इसके बाद आते हैं डायफ्राम पर। डायफ्राम क्या होता है? ये होता है डायफ्राम। ये डायफ्राम क्या करता है? ये श्वसन में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये डायफ्राम क्या करता है? ये नीचे से इस तरह से हचाक से मारता है, और ये फेफड़े इस तरह से दब जाते हैं, और ये जैसे ही दबते हैं एकदम से इस तरह से गैस निकलती है और बाहर आ जाती है। बाहर की वायु फिर अगले ही पल इस तरह से आती है, और इस तरह से होती हुई इन रास्ते से फेफड़े में आ जाती है। ये होता है हमारा श्वसन। क्या होता है? देखिए, इस तरह से गैस आती है, और इस तरह से गैस इस तरह से आती है, और इस तरह से ये आ जाती है इन ब्रोंकाई में, इनमें आ जाती है, और ये होती है, देखिए ये है, इसका ये एक बड़ा रूप ये है। और ये क्या होती है? ये 3-3 के पेयर में बनी हुई होती है, 3-3 के पेयर में बनी हुई। देखिए, ये 3-3 के पेयर में बनी हुई होती है। ये क्या है? ये ब्रोंकाई की एक इस तरह से, अगर दूर से देखेंगे तो इस तरह से दिखेगी। इसके लिए अगर बीचों बीच से काट दिया जाए तो इस तरह की कुछ शेप नज़र आएगी, और ये वाली शेप नज़र आएगी। देखिए, ये है ब्रोंकाई। इसमें क्या होता है? देखिए, इस तरह से वायु बाहर, जो वातावरण की वायु है वो इस तरह से आती है, और इस तरह से घूमते हुए इस तरह से इसमें आती है। और इसमें क्या होता है? देखिए, इनकी संख्या होती है करीब 30 करोड़। देखिए, ये जो ब्रोंकाई होती हैं, इनकी संख्या 30 करोड़ होती है, लगभग 30 करोड़ संख्या होती है इनकी। और इन 30 करोड़ में क्या होता है? जैसे ही वायु इस तरह से एंटर करती है, इसमें ब्लड कोशिकाएं होती हैं, रक्त कोशिकाएं होती हैं। रक्त कोशिकाओं के जाल से ये ब्रोंकाई एक तरफ से सब तरफ से डूबी हुई होती है रक्त कोशिकाओं में। बाहर की जो वायु आती है वो इसमें इस तरह से प्रवेश करती है, और अपने साथ, देखिए यहाँ लिख लेते हैं, देखिए यहाँ लिख लेते हैं, अंदर की ओर और ये बाहर की ओर। देखिए, अंदर लिए गए वायु में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78.09%, और ऑक्सीजन की होती है
21% और कार्बन डाइऑक्साइड की होती है 0.03%। और जो बाहर गैस निकालते हैं उसमें क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा 78.09% होती है, ऑक्सीजन की परसेंट हो जाती है 17 और इसकी परसेंट हो जाती है 4%। तो क्या होता है, जब हम श्वसन कर रहे होते हैं तो जितनी नाइट्रोजन हमारे अंदर जाती है, जब हम श्वसन कर रहे होते हैं तो जितनी नाइट्रोजन हमारे अंदर जाती है उतनी हमारे अंदर से बाहर निकल आती है। लेकिन क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा 21% हमारे नाक के रास्ते अंदर जाती है, लेकिन क्या होता है ऑक्सीजन 17% ही लौटती है। वो 4% कहाँ चली जाती है, वो 4% इन ब्रोंकाई के माध्यम से ब्लड से होते हुए हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंच जाती है। और कोशिकाओं में जाने के बाद वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है और बाहर निकालते टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड में निकलती है। अब क्या होता है, देखिए जैसे ये वायु इन ब्रोंकाई में प्रवेश करती है, इनमें जो ब्लड कोशिकाएं हैं, रक्त कोशिकाएं हैं, ये ले जाकर इस वायु को, ये रक्त कोशिकाएं क्या करती हैं, इसमें से ऑक्सीजन निकाल लेती हैं। जो बाहर से वायु आई उस वायु में से ऑक्सीजन निकाला और पिछली बार का कार्बन डाइऑक्साइड उसमें छोड़ा और उसे बाहर भेज देती हैं। और ये डायफ्राम इस तरह से मारता है और निकाल के बाहर कर देता है। अगले ही पल अंदर के लिए सांस खींची जाती है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा 21% और वही नाइट्रोजन 78.09% इस तरह से आती है। फिर वही बात, फिर इस तरह से जैसे ही इसमें प्रवेश करती है, ये क्या करती है, फिर अब की बार फिर से ऑक्सीजन के लिए रोक लेता है, लेकिन पिछली बार की जो बची हुई कार्बन डाइऑक्साइड है उस कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इन्हें देती है और ये डायफ्राम इस तरह से मारता है और ये निकल के बाहर आ जाती है। ये होता है हमारा श्वसन। श्वसन देखिए, श्वसन दो प्रकार का होता है, ऑक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन। चलिए ऑक्सी अनॉक्सी श्वसन के बारे में जानते हैं। देखिए, श्वसन दो प्रकार का होता है, ऑक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन क्या होता है, वो श्वसन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वो श्वसन जो ऑक्सीजन होने पर किया जाता है उसे कहते हैं ऑक्सी श्वसन। और वो श्वसन जो ऑक्सीजन ना होने पर किया जाए उसे कहते हैं अनॉक्सी श्वसन। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सी श्वसन वो श्वसन जिसमें ऑक्सीजन हो, ऑक्सी श्वसन कहलाता है। वो श्वसन जिसमें ऑक्सीजन ना हो अनॉक्सी श्वसन कहलाता है। ठीक, इसके बाद पढ़ते हैं हम श्वासोच्छ्वास को। एक शब्द पढ़ा होगा, श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास, ये श्वासोच्छ्वास क्या होता है, इस शब्द के बारे में जानते हैं। देखिए ये श्वासोच्छ्वास क्या होता है। इस तरह से हमने सांस ली और अंदर फेफड़े तक पहुंची और अंदर से इस तरह इसी रास्ते से बाहर आई और इसके लिए कहते हैं श्वासोच्छ्वास। ये दो प्रकार का होता है, अंतःश्वास और उच्छ्वास। देखिए ये श्वासोच्छ्वास दो तरह का होता है, अंतःश्वास और उच्छ्वास। अंतःश्वास क्या होता है, जैसे हमने सांस अंदर ली
और अंदर वो सांस फेफड़े तक पहुंची। इसके लिए कहते हैं हम अंतःश्वास, और वही सांस अगले ही पल वापस आई, उसे कहते हैं उच्छ्वास। देखिए, सांस को अंदर लेना अंतःश्वास, और उसी सांस को बाहर वापस छोड़ना उच्छ्वास कहलाता है। देखिए, दोबारा से देखिए, अंतःश्वास क्या होता है? जब हम सांस लेते हैं तो ये जो वायु हमारे अंदर प्रवेश करती है, इसे कहते हैं हम अंतःश्वास। अंतःश्वास होने के बाद हमारे फेफड़ों का जो आयतन है वो बढ़ जाता है और फेफड़े इस तरह से फूल जाते हैं। इस तरह से अगर हम अंतर के लिए सांस लेंगे तो इस तरह से फूल जाते हैं, और अगले ही पल उच्छ्वास में ये उच्छ्वास होते ही कण हवा बाहर आ जाती है और ये फेफड़े पिचक जाते हैं। इनके लिए कहते हैं उच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास क्या होगा? श्वासोच्छ्वास क्या होगा? एक बार गैस को अंदर लेना और एक बार बाहर करना। ये प्रक्रिया लगातार करने के लिए श्वासोच्छ्वास कहलाता है, और ये प्रक्रिया करीब 1 मिनट में 12 से 15 बार होती है। ठीक है। देखिए, ये एक अनैच्छिक क्रिया है। श्वसन कैसी क्रिया है? श्वसन एक अनैच्छिक क्रिया है। श्वसन एक अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्या होता है? अनैच्छिक वो क्रियाएं होती हैं जो हमारी इच्छा के बगैर काम करती हैं। अगर हम चाहें कि हम सांस नहीं लेंगे तो हम इस चीज़ को नहीं रोक सकते, सांस तो हमें लेनी ही पड़ेगी। पाचन एक अनैच्छिक क्रिया है। हम चाहें कि हमने खाना खा लिया, हम चाहें तो ना पचाएं, नहीं कर सकते। वो एक अनैच्छिक क्रिया है, वो होके रहेगी, हमारे आपके किसी के बस की बात नहीं है। तो अनैच्छिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, हमारे कब्जे से बाहर होती हैं, हम चाह कर भी उसके लिए रोक नहीं सकते। तो श्वसन के लिए हम नहीं रोक सकते। देखिए, श्वसन का जो मापन होता है उसे स्पायरोमीटर से करते हैं। स्पायरोमीटर, श्वसन को स्पायरोमीटर से मापते हैं। श्वसन की जो इकाई है, श्वसन को जो मापने की इकाई है, उसे स्पायरोमीटर कहते हैं, या स्पायरोमीटर से ही हम श्वसन की दर को मापते हैं। देखिए, श्वसन में कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? श्वसन में जो कोशिकीय ईंधन होता है उसे वो कहते हैं ग्लूकोज को। ग्लूकोज के लिए कहते हैं कोशिकीय ईंधन। तो श्वसन में कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? ग्लूकोज के लिए। तो कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? ग्लूकोज के लिए। एक क्वेश्चन और देखिए, मनुष्य की जो मांसपेशियां हैं इसमें कौन सा श्वसन होता है? मांसपेशियों में होता है अनॉक्सी श्वसन। देखिए, मांसपेशी में जो श्वसन होता है उसे कहते हैं अनॉक्सी श्वसन। वो श्वसन जो ऑक्सीजन ना होने पर होता है उसे कहते हैं अनॉक्सी श्वसन। और हमारे जो श्वसन की क्रिया है उस पर कौन नियंत्रण करता है? उस पर करता है मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा उस पर काम करता है। कितनी कोशिकाएं होती हैं? होती हैं 30 करोड़ ब्रोंकी होती हैं। 30 करोड़ वायु कूपिकाएं होती हैं। वायु कूपिकाएं 30 करोड़ वायु कूपिकाएं होती हैं। अब देखिए, पूरी डिटेल से समझा दिया हमने, लेकिन अगर क्वेश्चन बनता है कि हम जो अंदर सांस लेते हैं उसमें नाइट्रोजन कितना जाता है? नाइट्रोजन 78.09%, और बाहर भी निकलता है 78.09%। लेकिन बात करें कि ऑक्सीजन कितना अंदर जाता है? ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन अंदर तो जाता है 21%, लेकिन बाहर निकलता है 17%। अगर CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें
तो अंदर तो जाता है 0.03%, लेकिन बाहर निकलता है 4%। अब आपसे या तो ये पूछ कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बाहर निकलती है, तो 4%। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर कितनी जाती है, तो 0.03%। ऑक्सीजन अंदर कितनी जाती है, तो 21%। ऑक्सीजन बाहर कितनी निकाली जाती है, तो 17%। क्योंकि यही जो 21% से 17%, 4% ऑक्सीजन है, वही 4% जाकर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है और वही कार्बन डाइऑक्साइड अगले पर निकाल दी जाती है। और देखिए श्वसन दर क्या होती है। श्वसन दर होती है 12 से 15 बार। श्वसन दर 12 से 15 बार प्रति मिनट। 12 से 15 बार प्रति मिनट। हर मिनट 12 से 15 बार सांस हम लेते और छोड़ते हैं। देखिए, अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।